मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को मैं मिलने वाला हूँ, उनको मैं रूबरू मिलने वाला हूँ। मैं ना अभी भी मेरे पूरे गूज़बम्प रोंगटे मेरे करे हो रहे हैं। मैं ना भावुक भी हो रहा हूँ ना, इमोशनली हो रहा हूँ, क्योंकि सच में मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे मुझे हिज हॉलीनेस को मिलने का मुझे अवसर मिलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी। और मुझे लगता है कि शायद ये मेरे वर्षों का मेहनत का पल है, आज मुझे हिज हॉलीनेस को मिलने का मुझे दर्शन मिला है। सो मेरे पास शब्द नहीं है भैया, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ। उनका दर्शन लेके एक मोटिवेशन और अच्छा पैदा करेगी। जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टच तिलेक। आज मैं एक विशेष जो जैकेट पहन करके आपके सामने आया हुआ हूँ, और वास्तव में ये बहुत ही विशेष है। अरुणाचल में एक आदि ट्राइब है, तो आदि ट्राइब के लोगों के द्वारा ये निर्मित, अर्थात उनकी ये ड्रेस है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये जैकेट है, ट्रेडिशनल जैकेट है। तो इसको मेरे एक सिस्टर हैं वहाँ से, तवांग से, उन्होंने भेजे हुए हैं, इस भाई के साथ भेजे हुए हैं। और ये भाई आज हमारे साथ हैं, जो रमेश जेके। और आप ट्राइब जो जो धोनी पोलो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो मेरे लिए ये धोनी पोलो का जो क्या कहेंगे, ब्रेसलेट, धागा। धागा वो लेकर के रिदिन। आए। वो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं परिचय कराना चाहता हूँ हमारे एक गेस्ट, जिनका नाम रमेश जेके हैं, जो कि ईटानगर से आए हुए हैं। और ये मैन ऑफ ब्लड के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। और आज इनके साथ साथ मैं चर्चा करूँगा। जब वो मुझसे मिलने आए तो मेरा इनका जान करके क्या क्या करते हैं तो क्यों ना और जाना जाए, और लोगों को भी बताया जाए कि ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, और खास करके जो ह्यूमैनिटी के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर ड्रेस लेके आए, और ये दोनों पे पोलो का आपने मेरे ये धागा मेरे हाथ में बांधा, ब्लेसिंग थ्रेड है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मेरे घर में स्वागत है। तो रमेश जी, मैं आपका संक्षिप्त में जी। आपका जो बैकग्राउंड है, परिचय, वो बताना चाहूँगा। मैं तो हालांकि नहीं बता पाया हूँ, तो थोड़ा सा आप भी बताएं। जी। पहले तो सभी को ताशी दिलेक नमस्ते, नमो बुद्धा। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं भैया की घर पे हूँ, और भैया के साथ आज ये छोटा सा वीडियो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। और मेरा पूरा नाम रमेश जेके है, और मैं दापोरिजो अपर सुबनसिरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा जन्म वहाँ हुआ, मेरा पालन पोषण, मेरा शिक्षा दीक्षा सारा मेरा दापोरिजो से ही हुआ। और अभी वर्तमान फिलहाल में मैं एक छोटा सा संस्था चला रहा हूँ लास्ट 16 साल से। अच्छा। वो है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन करके। तो उसमें हमारा ब्लड डोनेशन का एक्टिविटीज होता है, and जो अबेंडेंट डेस्टिट्यूट ओल्ड एज होता है उनको केयर करना होता है, मेडिकल कराना होता है, अनक्लेम डेड बॉडीज को उसको जो क्रिमेट और बरियल करना होता है, डोर टू डोर मेडिसिन कलेक्शन और कैंपेन होता है, और जो दवा मिलता है उसको जरूरतमंदों को बांटता हूँ। फिर जहाँ भी पार्टियां होता है, जो खाना रहता है उनको नष्ट ना करे, अवेयरनेस के साथ साथ वो खाना को लगे जरूरतमंदों को मैं बांटता हूँ। तो ये सारा मेरा छोटा सा संक्षेप तो में। ये रमेश जी आपने संक्षेप में दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा कि आपको ये जो ब्लड डोनेशन करने का, और फिर मैन ऑफ ब्लड के नाम से लोग जानते हैं, तो ऐसा क्या खास कर रहे हैं कि जो आपका कार्य और दूसरे लोगों का कार्य थोड़ा हट करके है, जी। और आपको काफ़ी जो नाम मिला है, और नाम के साथ साथ आपका काम भी अच्छा लगा, तो इसमें क्या खासियत है, अलग हटके क्या है? एक्चुअली कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि इसका खासियत क्या है, आपने कैसे शुरुआत किया, आपको ये काम करने का जो जज्बा है, इंस्पिरेशंस कहाँ से आया। तो हर बार मैं बोलता हूँ, और कई बार मैं तो स्पीचलेस भी हो जाता हूँ। तो मैं लोगों को यही बताता हूँ, और आज आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो इंसान के जो जन्म होता है ना, जन्म से पहले उनका भाग्य लिखा जाता है कि भगवान उनको ये काम करना है या करवाना है। तो मुझे लगता है आज कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। और जब मेरा एक टर्निंग पॉइंट ऐसा हुआ बहुत छोटी उम्र में, कि लगभग 15-16 साल की उम्र में, जब मैंने क्लास 12 की और उसके 12वीं के बाद, जब मुझे एक ऐसा
एक घटना मैंने को देखा कि हमारा ही राज्य में, हमारा ही जो कैपिटल है, जो ट्विन कैपिटल होता है ईटानगर नाहरलगुन, तो ये नाहरलगुन की एक हादसा है। एक बुजुर्ग माता अपने बच्चे की जिंदगी के लिए गुहार लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि ब्लड के लिए। तो मैंने जब देखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों, क्या हो गया आपको। मैंने जब उसका परेशानी पूछा तो उसने बोला कि बेटा मेरा 5 साल का बेटी का ऑपरेशन चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी उनको ब्लड की जरूरत है। और उस समय, आज से 16 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, ब्लड डोनेशन हमारे वहाँ होते नहीं थे, ब्लड बैंक्स नहीं थे ईटानगर में। अच्छा। समाज जो हमारे बाकी की राज्य है, समाज है, इस फील्ड में बहुत आगे, लेकिन हमारे वहां में ये ब्लड डोनेशन बहुत पिछड़ा हुआ था। अच्छा। तो शायद ये ईश्वर का सौभाग्य है कि उस काम के लिए मुझे चुना। और उस दौरान मैंने बहुत लोगों को कोशिश किया, किसी ने भी आगे नहीं आया। और मेरी उम्र छोटा था, क्योंकि 18 इयर्स के बाद ब्लड दे सकता है, 18 से पहले देने का अलाउ नहीं, तो मुझे अलाउ नहीं किया। तो उस दौरान वो बच्ची ने अपनी, उस समय कितना उम्र था आपका? मेरा 16 साल। 16 हाँ, वर्ष। तो उस समय में वो बच्चे ऑपरेशन टेबल में अपने दम तोड़ दी। तो उस माँ को बिलखते हुए, रोते हुए, टूटते हुए मैंने अपने आंखों से देखा। और वो देखने का बाद जो मुझे तकलीफ हुआ ना, दर्द हुआ ना, परेशानी हुआ ना, मैं मैं बताना चाहता हूँ, मैं कई रात सोया नहीं, कई रात में खाना ही नहीं खाया, उसी का ही चेहरा मेरे में। तो मैं सोचा कि क्यों, अगर एक इंसान आगे आता तो शायद उस 5 साल का बच्ची आज जिंदा होता। उस माँ के चेहरे में एक स्माइल होता, एक मुस्कुराहट होता। लेकिन हमारे लोग इंसानियत को पीछे रख के उस डर, उस आलस की वजह से उस बच्चे की जिंदगी चला गया। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे राज्य में ब्लड की कमी के कारण से कोई नहीं मरेंगे। तब मैं उस उम्र में, जब मुझे सोशल वर्क का मतलब ही नहीं पता था, एनजीओ का मतलब नहीं पता था, ब्लड डोनेशन का बी का मतलब नहीं पता था, बस कूद गया। बस उस दौरान करता गया, आज आपके समक्ष बैठा हूँ मैं। तो इसमें आप अभी तक कोई कितने लोगों को आपने ब्लड दिया होगा, या कितने लोगों को लाभ पहुंचा, कोई आपका है, अकाउंट है? अभी तो काफी लोगों को, मैंने हजारों में मैंने कैंप्स लगाया है। अच्छा। लगभग 30,000 के आसपास मैंने कैंप्स लगाए 30,000? हाँ, इस ये 16 साल में मैं ईयरली मैं कैंप्स लगाता हूँ। नहीं, 30,000 अगर देख लो जी, तो फिर एक साल में कितना लगा लिया आपने? मैंने, अगर आप देखेगा 30,000 लगा ले, तो मैंने एक साल में मेरा कभी कभी 50 से ऊपर हो जाता है, 50 से ऊपर? हाँ। मैं ओके। लगाता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मेरा संकल्प था, मेरा एक वो ये था कमिटमेंट कि नहीं, कैंप्स लगाना है, कैंप्स लगाना है। क्योंकि हमारे राज्य में क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारे सप्लाई कम है, मांगने वाले ज्यादा है, देने वाले कम है। मैं अगर आपको साइंटिफिकली बताता हूँ, या जो हमारे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है उस हिसाब से बताऊं, तो अरुणाचल में एक साल में 15,000 बुलेट की जरूरत होता है, बट कलेक्शन मुश्किल से होता है 7 से 8 हजार। अभी तो पहले तो 5,000 से नीचे होता था, जब मैंने काम करना शुरू किया तो 5,000 से ऊपर आके 8,000, अभी तो 10,000 तक का साल में, 10-11 हजार तक का साल में कलेक्शन होता है। तो जो आप कलेक्शन करके वो आप खुद रखते हैं, या आपका खुद का ब्लड बैंक है, या फिर गवर्नमेंट को देते हैं, कैसा सिस्टम नहीं, होता है? हम जो ब्लड डोनेशंस करते हैं वो जहाँ हमारे ट्विन कैपिटल में अरुणाचल में 2 ही ब्लड बैंक है। एक अच्छा। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ईटानगर पे है, ओके। एक जो ट्रिम्स है वो नाहरलगुन पे है। तो अच्छा। मैं दोनों ब्लड बैंक्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जरूरतमंद के हिसाब से मैं दे देता हूँ। अच्छा। तो इस तरीका से चलता है। ओह। और इसके अलावा मैं एक बात भैया जो बताना चाहूंगा, इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, बहुत लोग क्या होते हैं कि हमारे वो पहाड़ी इलाका है, जैसे हमारे ये हिमाचल में जो धर्मशाला पहाड़ी इलाका है, बरसात के समय में रोड ब्लॉक्स वगैरह बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत लोग क्या कि मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए जब ईटानगर आ रहा होता है, रास्ता का ब्लॉकेज के कारण से बहुत लोग ने दम तोड़ दी। जैसे कि गर्भवती महिलाएं है, ब्लीडिंग शुरू हो गया, बच्चा नहीं पाया, माँ बच्चा का डेथ हो गया। कैंसर पेशेंट्स कीमो के लिए कैपिटल आता है, रास्ता ब्लॉक के कारण से पहुंच नहीं पाया, ब्लड कम था, मर गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, लोग ब्लड डालने के लिए कैपिटल में ही क्यों आए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी ब्लड बैंक्स होने चाहिए। तो मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने अवेयरनेस की, लोगों को मोटिवेट किया। तो अभी हमारे अरुणाचल में मेहनत की वजह से आज 15 ब्लड बैंक्स आज सेटअप है। आज लोगों को ईटानगर आना नहीं पड़ता ब्लड वेरी कलेक्शन गुड, के ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया। लिए। बस दूसरा, ये जो देखिए कि हम लोग कहते हैं ना कि आप किसी को भी काटोगे, चाहे आप कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म परंपरा को मानता हो, लेकिन सबका ब्लड तो लाल जी, है ना? तो हालांकि लाल कह देने से लोगों को लाभ नहीं हो सकता है, उसमें भी ग्रुप अलग अलग होते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन एक मोटी मोटी रूप में यही कहा जाता है कि सब एक जैसे होते हैं। तो आपका जो कार्य है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ थैंक यू। कि वास्तव में एक लाइफ लाइन है ना जी, ब्लड, तो किसी का जिंदगी बचाना है। जी, और आप कह रहे हैं कि लगभग 30,000 तक जी, आपने ब्लड बैंक, क्या कहते हैं, ब्लड कैंप लगाए, कैंप्स लगे। जी, कैंप्स लगाए। इस जी, नॉट इजी वर्क जी, ना आपके लिए। अभी तो
आपने कितना 16 से लेकर अभी तक 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष में इतना 17 काम साल का, होने को अभी। इस रियली आपके एप्रिसिएशन बनता है। दूसरा, आपके बारे में मैंने सुना कि आप जो लोग जिसका मौत हो जाता है, जी जो जो कहते हैं कि अनाथ बॉडी जो होती जी है ना, अनक्लेम्ड, हाँ जो किसी का कोई है नहीं, जी तो उनको ले जा करके आप दफनाते हैं, जी जलाते हैं। जी तो ये कार्य करते हुए जो है आपको कैसा फील होता है? और क्या जी अक्सर लोग जो है कि डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं ना जी कि अरे पता नहीं किसका है, जी कैसे है। जी तो फिर इस कार्य को करते करते आपको क्या एक प्रकार की भावना या फिर किस प्रकार का फीलिंग होता है जी आपको? एक्चुअली जब मेरे जब 2000 ये 14-15 को जब पहला मुझे डेड बॉडी मुझे क्रिमेट करने को मिला, तब अच्छा। मेरे लिए वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत हॉरिबल था। मतलब ओके। मुझे अजीब लग रहा था कि ह्यूमन नेचर रहता है कि जैसे आपने अभी कहा कि डेड बॉडी को देख के लोग थोड़ा सा उनके सामने जाना, उनको टच करना, स्पेशली जो अननेचुरल डेथ होता है एक्सीडेंट्स की एक्सीडेंट वजह से। से या सुसाइड करके मर गया तो होता है। तो ऐसे ही एक केस मुझे मिला, तो हॉस्पिटल्स में एक ऐसी अननेचुरल डेथ मुझे एक केस मिला जिसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं थे। तो बाद में मुझे लगा कि चलो इनका अंतिम संस्कार को मैं कर देता हूँ। तो मन में डर था, बट मैंने उनको अंतिम संस्कार के लिए मैंने उसको आसाम लेके गया। तब हमारे अरुणाचल में शमशान घाट नहीं थे। तो मैं आसाम में एक लालुक करके एक जगह है, अच्छा। हमारे ईटानगर से लगभग 1.5 घंटा का रास्ता है। तो मैं लेके गया और शमशान घाट में मैंने पहला कदम रखा। हम टेलीविजन मूवी में तो हम देखते हैं लोगों को जलाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अपने इस दोनों आंखों से देखना और मूवी में देखने में बहुत डिफरेंस है। जब मुझे शमशान घाट मैंने घुसा और जब मैंने उनको लकड़ी के ऊपर लेटाया और जब मैंने उसके ऊपर आग डाला ना, तो मैंने देखते देखते मैंने बस एक चीज सीखा। जब उसने उसकी पूरी डेड बॉडी जल के जब क्रिमेट हो गया और जब जो हिंदू सभ्यता के हिसाब से जो हमारा शरीर पांचवें तत्व से बना, ये पांचवें तत्व में लीन होना है, तो हमने हर बार देखा कि लोग जलने के बाद उसका राख को पानी में चढ़ाते हैं। तो जब मैं राख को सिमट रहा था ना, वो उसके राख बस कुछ कटोरी में सिमट गया। तब मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन तब सीखा। तब मैंने सीखा कि जिंदगी ऐसा है, आप और हम कैसे भी जीते हो ना, कैसे भी, लेकिन अगर मरने अंत के में तो वही हो अंत जाना में है, वही है, कटोरी में आ जाना कटोरी में ही आना है है ना? और दफना नहीं तो 5 फीट जमीन में, हाँ, बदबू भी वही आएंगे। हाँ, तो मैंने सोचा कि जिंदगी का यही अस्तित्व है, यही रियलिटी है, इसको एग्जैक्टली हम चाह के भी इसको हम बदल नहीं बदल सकते। नहीं सकता, ये भगवान का बनाया वाला नियम है। तब से मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा। तब से मुझे कभी डर नहीं हुआ। आज तक मैंने 108 डेड बॉडीज मैंने ओके। जलाया है और दफनाया है, क्रिमेट और बरियल। अभी तो हमारे ईटानगर में चिंपू में शमशान घाट है, उनका मैं वॉलंटरली और शमशान घाट की भी साफ सफाई मैं ही करता हूँ। अच्छा। फिलहाल अनाथ शमशान घाट है, तो मेरे से जो हो पाता मैं करता हूँ। और अभी जितने भी डेड बॉडी जलाता हूँ, हर बार एक एक डेड बॉडी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल के जाता है कि बेटा अगले बार आपका है, अगले बार आपका है। क्योंकि सच बात है ना, अगले बार हमारा आपका, हम सबको दुनिया छोड़ के जाना है। कुछ लेके नहीं आया और कुछ लेके नहीं जाएंगे, कुछ नहीं। हम लोग वास्तव में जो डरते हैं ना कि जी अभी जब जिंदा शरीर से नहीं डरते, जी मौत होते आने के बाद डरते हैं ना कि अरे हम्म, शमशान घाट में क्या हो जाएगा। जी जब जिंदा आदमी ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जी तो मृत व्यक्ति ने तो क्या पहुंचाएगा। हम्म, तो मेरा ये है कि आपको जब शमशान घाट जाते हैं जी तो उस समय कोई डर या भय या फिर कोई भूत जैसा कहते हैं ना कि दिमाग में आता है, ऐसा कुछ आता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आता मुझे। डर तो फिलहाल दूर दूर तक का भी मेरा डर और भूत आत्मा वगैरह दूर 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 तक का नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ हाँ। ना, या मैं बहुत उदास होता हूँ या मुझे बहुत तकलीफ है, तो मैं दो जगह में चुनता हूँ, या तो एक तो मंदिर या एक शमशान घाट। ओके। मुझे शमशान घाट जाके बहुत शांति मिलता है। अच्छा। वहां जाके शांति मिलता है, और शमशान घाट में जितने भी लोग दफन हो गए उन सब की अगर कबर को मैं देखता हूँ ना, तब लगता है एक दिन हमको भी जाना है। तो मैं क्यों डिप्रेशन में हूँ, मैं सही किस बात बात है। का दुख हूँ, सही बात है। मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों तड़प रहा हूँ यहाँ पर। हम्म। अब जब तक है ना, सेवा करते रहो, हम्म। सेवा करते रहो, इसलिए मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। और रमेश जी, एक और आप जो कार्य कर रहे हैं कि जैसा कि आपने बताया कि दवाइयों का कलेक्शन करते हैं डोर टू डोर जाकर के, तो ये आपका कैंपेन क्या है? इसके पीछे आपका मोटिवेशन या ऐसा क्यों करते हैं आप? एक्चुअली अभी तो फिर भी जो सरकार के माध्यम से तो अभी बहुत सारे मुफ्त दवाएं या मुफ्त इलाज की स्कीम्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैंने ये शुरुआत किया था 2016 को, अच्छा। 15-16 को, तब ये स्कीम्स वगैरह नहीं थे हमारे यहाँ पे ना। तो मैंने कई मरतबा, क्योंकि ब्लड के थ्रू मुझे बहुत बार हॉस्पिटल जाना होता है कि ब्लड देने के लिए, तो ऐसे बहुत सारा मरीज को मिलते हैं, या बहुत बार मुझे अबेंडन डेस्टिट्यूट ओल्ड एज मिल गया, उनके लिए दवाई खरीदना होता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, तो दवाई परचेस करना ही होता है।
तो उस समय मैंने खुद भी फील किया और मैंने लोगों को भी देखा कि लोग कभी कभी क्या होता है ना, एक सलाइन खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, खासकर जो दूर दरार बस्ती से आता है ना, उनको कुछ पता नहीं रहता। और बहुत लोग क्या होते हैं कि अपने जमीन, अपने जो छोटा मोटा खेती है उनको बेच के आता है, और फिर भी उनका जो दवाई जितना उनको जरूरत है वो खरीद नहीं पाता। तब मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर तो कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अपने लोकल प्रैक्टिसेस में देखा कि हमारा घर में जैसे कि मेरे कोई भाई है, उनके इलाज के दौरान बहुत सारे दवाई खरीदी और इलाज के दौरान वो मर गई। और मरने के बाद हमारा लोग क्या होता है कि डेड बॉडी के साथ उसको भी दफना देते, जला देते। तो मैंने लगा कि मेडिसिन को क्यों दफनाना, इतना नुकसान, इससे अच्छा किसी को दान दे दे। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं घर घर जाऊंगा, दौर टू दौर में ये कैंपेन करूंगा कि लोग जो अनयूज मेडिसिन है ना, उनको वो ना फेंके, ना जलाए, उनको वो दान करे उन लोगों के लिए जिसको जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारा होता ही है कि हम लोग लाए, मान लीजिए कि पैरासीटामोल का एक पत्ता लेके आ गए, खा लिया जो और बुखार ठीक हो गया, लेकिन उसमें तो 10 गोली 20 गोली होती है, बाकी का फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, वो हम लोगों को भी कभी कभी ध्यान भी देना चाहिए। एग्जैक्टली है ना। तो ये जो जैसे आपने, एक तो ब्लड का काम हो गया, दूसरा जो अनक्लेम्ड बॉडी है उसको जलाना, दवा का जो कलेक्शन करना, तो ये आप अकेले करते हैं कि और भी लोग हैं आप आपके? फुल टाइम तो मैं अकेला हूँ। अच्छा। बाकी वॉलंटियर्स आते हैं मेरे साथ में, क्योंकि मेरे काम तो हटके रहता है ना। एक तो डेड बॉडी लेके जलाना, तो शुरुआत में जैसे आपने कहा कि आम लोग, बहुत लोग आना नहीं चाहते मेरे साथ, तो मैं बोलता हूँ कि वॉलंटियर्स को, कि लड़कों को, चलो एक डेड बॉडी जलाने जाएगा। वो बोलते हैं नहीं, हम नहीं आएंगे, आप चले जाओ। तो मजबूरन मुझे या तो हॉस्पिटल्स के कुछ कर्मचारी जो स्वीपर होते हैं उनको मदद लेना होता है, उनके साथ हम जाके क्रिमेट करते हैं। और जैसे कि अभी बहुत सारा मानसिकता होता है आज की युवा में, आज की युवा में जो सेवा करने का जो मानसिकता रहता है बहुत कम रहता है। जैसे कोई बुजुर्ग मिल गया तो एक रहता है ना, हम लोग उनको थोड़ा सा गंद की नजर से देखना कि ये गंदा है, बहुत ये है। तो उस हिसाब से लोग, मतलब उस हिसाब से उन लोग जुड़ता नहीं है मेरे साथ में। तो पूरे टाइम 24/7 मुझे ही करना होता है। तो इसमें तो जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, अनक्लेम्ड बॉडी है, तो इसका काम तो पुलिस को करना चाहिए, सरकार करती होगी, तो वो लोग करते नहीं है या फिर क्या आप उसमें कहते हैं कि मुझे करना है, क्या है? नहीं, अभी एक्चुअली क्या है, अभी तो आज जो अभी की जो सरकार है, जो भी है, चलो अभी अच्छे हैं। और अभी पुलिस भी इसके ऊपर काफी, जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होता है वो करते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। बट वैसा नहीं करता जितने जैसा करना चाहिए, और बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर सही कर बात है, सकते किसी हैं। की भी लाश है तो कम से कम सम्मान से हाँ, तो जलाया प्रॉपरली जाए। उसको जलाते। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का टायर ले दिए, डाल दिए, उस पर जला दिया, या कोई नाला का किनारे कोट के डाल दो, यार ये किसी का ऐसे ही अनक्लेम डेड बॉडीज है। तो इस प्रकार का होने नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इंसान का अंतिम सफर जो सुंदर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो जिया कैसे भी हो, चाहे चोर के रूप में जिया हो या एक लुटेरे के रूप में जिया हो, कैसे भी जिया हो, लेकिन उनका अंतिम सफर सुंदर होना चाहिए। और उसका अंतिम सफर को सुंदर करने की जिम्मेदारी हम और आप जैसे लोगों का है। ये बहुत अच्छा आपने कहा कि आदमी कैसा भी जिया हो, बिल्कुल सही बात है, कम से कम अंतिम विदाई तो अच्छी अच्छी होनी होनी चाहिए। चाहिए। ये बहुत तो अच्छा आपने सोचा तो है। मैंने इसलिए मैंने ये अनक्लेम डेड बॉडीज को मैंने सोचा कि मैं करूंगा तो मैं उसको सुंदर विदाई दूंगा, इसलिए मैंने 108 डेड बॉडीज को मैंने सुंदर विदाई दी, जैसे नियम से होता है, मैंने वैसा फिर किया। आपको ये सब कार्य करने के लिए तो गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज किया होगा? हाँ, मुझे 2008 को मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे राष्ट्र पदक मुझे दिया, गोल्ड मेडल से स्टेट मुझे पदक। पदक सम्मानित किया मुझे। फिर 2019 को मुझे यंग अचीवर अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। तो इस प्रकार से तो सरकार की मुझे जो रिकॉग्नाइजेशन तो मुझे मिला है, ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि वो तो एक जस्ट ऐसे आपसे पूछा, जी सरकार जो कर सकती है वो करते हैं, जी लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे पुण्य कर्म करने जी से लोगों का जो आशीर्वाद जी मिलता है, जो दुआएं जी। मिलती हैं, वो सबसे बड़ा एक सबसे धन बड़ी बात है, मैं तो है ना? ये जरूर बोलना चाहूंगा कि लोग ना काम सर्टिफिकेट या अप्रिसिएशन के लिए काम मत कीजिए। हाँ। काम इसलिए कीजिए कि आपका जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जिम्मेदारी। इंसान होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इंसानियत को कैसे बरकरार रखें। और वो इंसानियत तब दिखता है जब आप सेवा करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हमारे समाज में आज ऐसे बहुत लोग काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको सर्टिफिकेट चाहिए, उनको गोल्ड मेडल चाहिए, उनको पद्मश्री चाहिए, उनको पद्म भूषण चाहिए, इसलिए लोग काम करते हैं। काम निस्वार्थ होना चाहिए, काम पवित्र रूप से होना चाहिए, चाहे आपको लोग फूल बरसाए या पत्थर बरसाए, सेवा करो। तो मैं तो इस सोच को लेके मैं करता हूँ। बहुत अच्छा, ये जी। तो ये जारी रखिए, जरूर। कंटिन्यू रखिए, जी 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 और लोगों को भी जो है ऐसे कार्यों में जुड़ने की जरूरत जी है। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपकी संस्था कार्य कर रही है, तो उसमें एक और आपका कार्य है कि जो बुजुर्ग लोग, जी। लोग, वृद्ध है या वृद्धा दोनों, तो उसमें क्या कार्य करते हैं आप? एक्चुअली मुझे 2014 से मैंने ये भी शुरू की,
जो वृद्ध जो होता है, जो आजकल हमारे समाज जो इतना मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया ना, आजकल के बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाता। वो माता पिता जो आपको छोटा से बड़ा बनाया, आपको शिक्षा दी, आपको मतलब एजुकेट किया, आपको इतना काबिल बनाया, और बाद में आगे जाके आप जब क्षमता बन जाते, आप में ताकत आता, आप उसी माता पिता जब ओल्ड एज हो जाते, उन्हें अब देखते नहीं। तो आज ये चीज हमारे जीवन में आज देखने को मिल रही है। तो मुझे बहुत दुखद से मुझे 2014 को ऐसे ही एक बुजुर्ग माँ मुझे मिला। अच्छा। रास्ता का किनारे, वो जून महीने में बहुत बरसात होता है, तो मुझे जो यूजुअली हमेशा की तरह ब्लड के लिए गया, डोनेट करके मैं रिफ्रेशमेंट के लिए हॉस्पिटल का बाहर एक छोटा सा कैंटीन में मैं रिफ्रेशमेंट कर रहा था। पीछे से एक बुजुर्ग महिला ने मुझे पीछे से कपड़े से खींचा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो बोले बेटा कुछ खाने के लिए, तो काफी दिन से कुछ खाया नहीं। तो मैंने उनको बन खरीद के दिया। फिर दोबारा मांगा, मैंने 3-4 बार खरीद के दिया, तो खा के खाते खाते हुए वो चल दिया। तो मुझे अजीब लगा कि हमारा ट्राइबल भीख मांग क्यों रहा है, उनका परिवार कहाँ है। तब मैंने उनको रुकाया और मैंने पूछा, तो मैंने कई बार पूछने के बाद तब उसने बोला कि बेटा मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा इलाज करेगा करके हमको दूर बस्ती से लेके आया, हॉस्पिटल में बैठो पानी लेने जाएगा बोल के गया, लास्ट 4 दिन से वापस नहीं आया, और पिछले 4 दिन से मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो बहुत हाई फीवर था, और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले इनको तो कैंसर है, इनको कैंसर डॉक्टर को दिखाना होगा। और जब मैं कैंसर डॉक्टर के पास गया तो पता चला उनको ब्रेस्ट कैंसर था, और ब्रेस्ट कैंसर इतनी बुरी तरीका से सर चुका था कि वो कॉटन से एक टी शर्ट पहना हुआ था, पूरा चिपका हुआ, जैसे हमारे शरीर में कुछ कट हो जाता है, हम बैंडेज करते हैं तो कॉटन जैसे चिपकता है ना, कितना पेनफुल होता है निकालता समय। तो सोचिए कि पूरा कपड़े उनके चेस्ट में चिपक गया। तो मजबूरन वो माँ को बोला कि आपका इसको काट के निकालना पड़ेगा, आपको दर्द होगा। तो वो बोला कि वैसे भी हम इतना यातनाएं, इतना तकलीफ दर्द झेल रहे हैं ना, ये दर्द शायद कम होगा, काट के निकाल दो। ये डॉक्टर ने ब्लेड ली, उसको काट के जब उसको शरीर से उसका कपड़ा को अलग किया, इतना ब्लीडिंग हुआ, उसका छाती में पर छोटा छोटा होल, और होल के अंदर ढेर सारे कीड़े पड़ गए। तो मुझे बहुत दुख लगा। फिर बाद में हमने उसको एडमिट करवाया, तो स्मेल आते थे, तो जनरल पेशेंट्स और बाकी लोग ने बोला कि बुजुर्ग महिला के बहुत बदबू आते हैं, इनको अलग कर दो, अलग कर दो। जाहिर सी बात है, लोग ऐसे ही कहेंगे। तो मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे उनको एक कैबिन में शिफ्ट किया। तो बाद में कैबिन के इलाज के दौरान बहुत लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रहा। बाद में उसने बोला कि बेटा आप एक काम करो कि ये पिलो को हटा दीजिए, आपका गोदी को में मेरा सिर रख दीजिए। तो मैंने उनको गोदी में उनका सिर रखा, और उसने बोला कि बेटा मुझे ना 3 प्रॉमिस आप कीजिए। तो मैंने बोला हाँ बोलिए क्या। तो वो बोला कि एक तो पहला प्रॉमिस कि अगर हम मर जाए, अगर तब मेरा परिवार आए तो मेरा ये बॉडी को किसी को छूने मत देना। दूसरा मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं मरने का बाद मेरा अंतिम संस्कार आप करेगा और कोई नहीं करेगा। और वो शायद माँ बुजुर्ग महिला शायद क्रिश्चियंस कम्युनिटी से था। तो उसने बोला कि बेटा हमको मालूम है आप जीसस क्राइस्ट है, अबो जीसु हम लोग बोलते हैं, अबो जीसु, अबो मतलब पिताजी, आप मतलब पिता जीसस है ना, प्लीज हमको आपका असली स्वरूप दिखाओ, असली चेहरा दिखाओ। तो मैं बोला कि मैं जीसस नहीं हूँ, मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मैं जो दिख रहा हूँ मैं वो हूँ। तो उसने मेरा हाथ को पकड़ के बहुत रोया, बोला कि बेटा प्लीज अंतिम मेरा इच्छा नहीं, इच्छा को तो पूरा करो, जबकि मैं जीसस है ही नहीं, तो मैं अंतिम आपका इच्छा में पूरा नहीं कर सकता। तो उसने मेरा गाल में हाथ रखा और अपनी दम तोड़ दी। तो इस हिसाब से मुझे मिलता गया। आज भी मेरे साथ काफी लोग हैं, बुजुर्ग माता पिता। अलग बात है मैं वृद्ध आश्रम बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओल्ड एज होम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट जो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से अभी तक बन नहीं पाया। बट हर महीने मुझे 2 से 3 मुझे अबेंडन डेस्टिट्यूट मिल जाते हैं, बहुत बुरी हालत में। कोई पैरालिसिस होता है, कोई बैड सोर हो गया, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई किस मतलब इतनी बुरी बुरी हालत में मिलते हैं। बस मेरे से जो हो पाता है मैं सेवा कर देता हूँ, उनका साफ सफाई से लेके उनका खान पान से लेके उनका मेडिकल सारा मैं अपने हिसाब से मैं कर देता हूँ। बहुत अच्छा। ये तो वृद्ध लोगों का जो मदद करना, जी क्योंकि वास्तव में उसी समय जो है कि उनकी जरूरत होती है। एक कहते हैं ना कि 5 बच्चों को एक माँ पाल देती है, जी लेकिन वही 5 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। सही कहा आपने। है ना? तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, बहुत जो बढ़िया। भी ऐसा करते हैं। तो खैर लोगों की परिस्थितियां होंगी, लोगों की जिम्मेदारी है, नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत अच्छी कार्य हैं। तो वास्तव में अगर कहते हैं ना कि हमको पुण्य मिलेगा, जी तो पुण्य का मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई धन जैसा मिल जाए वैसा नहीं है। पुण्य का मतलब यही है कि दूसरों को आपने जो सुख दिया, जी तो सुख से जो आपको अनुभूति हुई, हैप्पीनेस मिली, जी खुशी मिली, वही तो पुण्य है। हाँ वही पुण्य है ना? जी वही तो आपको तसल्ली जो जीवन में जी मिली। और उन लोगों का जो दुआ है, जी आशीर्वाद है कि मेरी आपने मदद की, आई थिंक दिस इज रियली समथिंग
है ना, इसको जी। आप कभी बाजार से नहीं खरीद नहीं, सकते, कहीं से नहीं है खरीद ना। सकता। हाँ। जो उनका आपके प्रति जो भावना था हुँ, कि बेटा ऐसे ऐसे 3 हुँ, प्रॉमिस करो, हुँ, तो देखो उस बुजुर्ग माँ ने अपना दम तोड़ दिया। तो आई थिंक इससे बहुत बहुत अच्छा बात है। जी, और जैसा कि आपने अपने उसमें बताया इंटरव्यू में कि आप जो फूड जो बेस्ट फूड या हुँ, बचा हुआ फूड कहते हैं, हुँ, वेस्टेज तो हुँ, नहीं है, हुँ। तो उसको लेकर के फिर उसका क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है हाँ। आपका वो? नहीं एक्चुअली मैंने आज देखा, आज हमारा जो इस युग में क्या होता है कि हुँ, पार्टियाँ बहुत होते हैं, अच्छा, फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। जी, जी। और उस पार्टियाँ के दौरान, फेस्टिवल के दौरान हम खाने-पीने बहुत बना देते हैं। हुँ, जितने खाते-खाते हैं और ज़्यादातर खाना नष्ट हो जाता है, या हम बिल्कुल, कूड़ा कचरा में डाल देते बिल्कुल। हैं, या हुँ, हम कहीं नाले में जाके हम डाल देते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों? हमारे समाज में ऐसा बहुत लोग हैं, हमारे समाज में क्या, हमारे देश में ऐसा बहुत लोग हैं, हमारे देश में क्या, ये संसार में पूरी ऐसा, दुनिया में सब दुनिया में ऐसे हुँ, बहुत लोग हैं जो भूखा मर हुँ, जाता है, जिसको एक दिन का, एक रात का, एक सुबह का खाना नसीब नहीं होता। हुँ, फिर क्यों हम इतना खाना को, इतना जो फूड है उनको नष्ट कर रहे हैं? तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, शुभ सोचने से, दुख होने से कुछ नहीं होता, मुझे काम करना है। तब मैंने कहीं भी पार्टियां होता है या कहीं भी प्रोग्राम होता है, मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपका जो बचा हुआ खाना है प्लीज नष्ट ना करें, वो आप मुझे दान करें। उस खाना को लेके मैं जरूरतमंदों को मैं बांट देता हूँ। वो हुँ, कुछ हॉस्पिटल्स जाके, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स है, दूर दरार से लोग आते हैं, खाने पीने का जो सुविधा नहीं होता है, तो मैं जो मेडिसिन, जो खाना जो कलेक्शन है, मैं अच्छे अच्छे खाना उन लोगों को दे देता हूँ। ओके। और सड़क में जो भी मिलता है मैं उनको बांट देता हूँ। तो ऐसे करके अभी लगभग 6 साल से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया है, और मैंने लोगों को भी मैं अवेयर कर रहा हूँ कि प्लीज, ये हम जो भोजन होता है ना, हमारे लिए ईश्वर होता है, हुँ, जो भगवान होता है, और भगवान का ऐसे अपमान ना करें। आप मंदिर जाके भगवान का पूजा तो करेंगे, घर आके अन्न जो खाना आता है उसको कूड़ा कचरा में डालेंगे, तो फिर आपको पूजा का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको इतना खाइए जितना आपको जरूरत है ना, तो उतन एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। तब मैंने ये, कुछ साल से मैंने ये शुरुआत किया है, तो बहुत लोगों को भरपेट खाना मिल जाता है। तो मैं आपके माध्यम से तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो हमारे अरुणाचल में है या अरुणाचल के बाहर हो, तो प्लीज आप लोग भी खाना को बिल्कुल, वेस्टेज ना बिल्कुल, करें। बिल्कुल, ये ध्यान पार्टियां देने होते हैं वाली ना, बात हाँ, आपके पार्टियां है, प्रोग्राम है, खाना बच है। गया तो जी, आप प्लीज जी, दान कर देना, बिल्कुल, पैकेजिंग करके आप दे दो, अस्पताल में बांट दीजिए बिल्कुल। जी। तो ये जो फिर आप ओकेजनली करते हैं या रोज़ ऐसा कार्य करते हैं? मैं ना रोज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन कॉल्स आ ही जाता है, क्योंकि मैंने अभी अवेयरनेस काफी अच्छा, क्रिएट किया। पहले से बोल रखा है कि हाँ, बचता है पैक हाँ, करके रख पैक दो, करके रखो, फिर वहाँ से आप कलेक्ट कलेक्ट करिए। कर ले। ओके। तो मैं अवेयरनेस इसलिए मैं कर रहा हूँ कि दो वजह है, एक तो जो बच जाता है तो वो लेना, दूसरी वजह है कि मैं अवेयरनेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि खाना कम बनाए, कम बनाए, कम बनाए। नष्ट ना हो ना। हुँ, मैं लोगों को ये प्रैक्टिसेस कराने का मैं कोशिश कर हुँ, रहा हूँ कि लोग उसका खाना का, भोजन का सम्मान करें, सही उसका बात, उसका वैल्यू उसको समझे। बिल्कुल। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच हो या सरकार के बीच हो। जैसे हमारे सरकार का भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हुँ, खाना पीना बना लेते हैं, बहुत लोग नहीं खा के चला जाते हैं, ऐसे ही ऐसा होता है, वेस्टेज हो ऐसा होता जाता है। है। बहुत जगह पार्टियों में होता है। तो ये दुखद वाली वो सिचुएशंस रहता है, तो उसमें जो मेरे मन में ख्याल है, मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैं सोचता हूँ ये मैं नहीं, मुझे सोचने दे रहे हैं हुँ। ऊपर वाले ना, जो हमारे जो बैठा हुआ है ऊपर, जो हमें और आपको और संसार को जिसने बनाया, मुझे ऐसा लगता है, उसकी वही मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ डालता रहता है, फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ हुँ, उसको। चलो बहुत अच्छी बात। रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप धर्मशाला क्यों आए? एक्चुअली मेरे पास, मतलब इसको मैं किस शब्द से मैं बयां करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे लिए ऐसा लगता है कि आज भी मेरे लिए सपना है, मैं अभी भी सो रहा हूँ और मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी आने वाले कल में हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को मैं मिलने वाला हूँ, उनको मैं रूबरू मिलने वाला हूँ। मैं ना अभी भी मेरे पूरे गूज़बम्प, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जो पवित्र जो इंसान होता है या लिविंग ऑफ गॉड जो हम बोल सकते हैं इस हॉलीनेस को, अभी उनका बात आपने पूछा, उनको बोलते हुए मैं ना भावुक भी हो रहा हूँ ना, इमोशनली हो रहा हूँ, क्योंकि सच में मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे मुझे इस हॉलीनेस को मिलने का मुझे अवसर मिलेगा। सच में इमोशनल कभी कभी होता है ना, रोक नहीं पाता, तो मेरे पास शब्द नहीं है, बट आई एम सो हैप्पी। और मुझे लगता है कि शायद ये मेरे वर्षों का मेहनत का फल है, आज मुझे इस हॉलीनेस को मिलने का मुझे दर्शन मिला है। सो मेरे पास शब्द नहीं है भैया, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ। और उसमें मैं, जो तेंजिंग दीदी है उनका तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हुँ, उनके बदौलत मैं यहाँ हूँ। हुँ, वो दीदी ने, अगर वो दीदी नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। हुँ, और साथ ही साथ मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अगर आप नहीं होता तो भी मैं यहाँ नहीं होता। तो ये आप और दीदी जैसा पवित्र आत्माओं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और मैं आने वाले दिनों में ही हॉलीनेस दलाई लामा जी का मैं आशीर्वाद लेने वाला हूँ, उसका आशीर्वाद लेके मैं और निरंतर रूप पवित्र मन से और सेवा हुँ। कर पाऊँ। तो ये और मुख्य उद्देश्य आपका है जो परम पावन जी से जी, उनका दर्शन लेके एक
मोटिवेशन और अच्छा पैदा जी करेगी। क्योंकि परम पावन जी का जो आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि पूरा लाइफ जो है जनमानस के लिए, जी उनके हित करने के लिए, जी उनका जीवन को उठा करके देखेंगे तो पूरा जीवन कष्टों से गुजरा है, जी पूरे इतने लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी उस चीज को अलग रख करके देश, धर्म, जाति, इस बाउंड्री से परे जा करके कितने लोगों का हित किया है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अ, पुण्य कर्म होता है कि ऐसे महापुरुष से दर्शन मिलना, है ना? तो ये आपका सौभाग्य, पुण्य कर्म रहे होंगे, जी है ना? जी पुण्य कर्म रहे होंगे, इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है, बहुत बड़ी सौभाग्य है, जिसको मैं सच में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ ये ना। दूसरा, यहाँ से जब जाएंगे तो आप क्या मोटिवेशन लेके जाएंगे और क्या लोगों के लिए संदेश होगा? मैं तो यही मोटिवेशन लेके जाऊंगा कि मैं आज यहाँ है तो जैसे आपने कहा ये मेरा कोई कर्म का ही पल है, तो मैं और कर्म करूंगा और सेवा करूंगा निरंतर, जितना मैं क्या ना उससे और पवित्रता से मैं और निस्वार्थ भाव से मैं और सेवा करूंगा। और साथ ही साथ मैं लोगों से तो यही बोलना चाहूंगा कि जैसे हम तो एक छोटा सा अंश है ईश्वर का, मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम सब मिलके प्रयास करेगा ना तो ये दुनिया में शायद ही ये दुख, कष्ट, तकलीफ, गरीबी शायद ही बचेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चीज के लिए हम सबको आना होगा, हम सबको अपना योगदान देना होगा, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा अपने अपने क्षमता से, अपने अपने कैपेसिटी से हम क्या कर सकते हैं। आज हम सब क्या है कि पूजा पाठ में तो हम लीन है, भगवान के सामने में अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, बेल बजाना, भगवान मंदिर में आके दक्षिणा देना, ये है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन ना, ये जीवन मतलब कंप्लीट है नहीं, निरर्थक जीवन है। तो हमको इसको सार्थक जीवन बनाने के लिए हम सबको मिलके सेवा करना होगा। और मैं तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, और वो प्रैक्टिकल सेवा से ही वो आता है। सो ये तो हमारे लिए सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे ये करने का अवसर प्रदान किया। एक्चुअली हम सबको ये प्रदान करते हैं, बट हम सब ये सोचते नहीं है। सही बात है, जी, हम केवल सब अपने तक सीमित रह जाते अपने हैं तक ना, सीमित रह जाते अपना हैं। अपना परिवार उतने तक सीमित है। जी तो विश्व तो हमारा परिवार है, जी पूरा दुनिया हमारा परिवार सब है। अपना ही है, सब हम सब एक है, हम हम्म, सबका एक ही घर है, ये है पृथ्वी। जी, हम सबका छत है आकाश, हम सबका जो बैठ है ना वो जमीन है, और हम बिल्कुल। सबका चादर है ना ये हवा और ये प्रकृति। तो हम सब एक है ना, हम सब अलग नहीं है। तो हमको वो एक बन के रहना है और बस निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। ना धर्म, ना जाति, ना छोटा, ना भरा, ना अमीर, ना गरीब, ना काला, ना सफेद, ना सुंदर, ना बदसूरत, सबसे परे उठ के इंसानियत, उसको देख के सेवा करना, ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा। और आई एम सो ब्लेस्ड मैं आपके साथ बैठ पाया हूँ, और बहुत खुशी हूँ कि इस हालीनेस को मिलने वाला हूँ, उनका हाथ मेरे सिर में आने वाले हैं। सो आई एम सो हैप्पी। तो दोस्तों, जो अभी रमेश जी कह रहे थे, ये वास्तव में हम सबकी जिम्मेदारी भी है, कहीं ना कहीं तो इस कार्य को करते होंगे और करना भी चाहिए अपनी खुद की जिम्मेदारी लेकर के। जैसे कि अभी फूड की बात हो गई, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, और ब्लड की बात हो गई, उसके अलावा जो दवाएं हैं उस पर हमको ध्यान देना। तो बहुत सारे जो इश्यूज है, ये कहीं अलग से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आसपास है, समाज में है। तो इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग सहयोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का हम सहयोग कर सकते हैं, पैसे को भी बचा सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, रिसोर्स भी हमारे बहुत सारे बच सकते हैं। तो हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो विचार है, हमारे रमेश जेके जी का जो विचार है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और कभी मौका लगे तो रमेश जी के पास जरूर जाइए, ईटानगर में जाइए, इनके कार्य को सहयोग कीजिए जितना हो सके, आर्थिक रूप से हो सके, मानसिक रूप से हो सके, शारीरिक रूप से हो सके, करिए। हमारे युवा है, कर रहे हैं ऐसे बदलाव जो है युवा कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक युवा अच्छे कार्य कर सकता है और एक युवा बुरे कार्य भी कर सकता है। तो जितने भी गलत कार्य करने जाते हैं वो भी यूथ होते हैं, और अच्छे कार्य करते हैं वो भी यूथ ही होते हैं, ज़्यादातर यूथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यूथ नहीं है वो वो नहीं कर सकते, कर सकते, बट ये जो आदत है, जो मेहनत है, वो यहाँ से आती है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टेस्ट लेक, थैंक यू वेरी मच।